Hello everyone, welcome back to my channel Early Educator. In the last video, we discussed about 5 questions which are important for our board examination 2021, which often come in our board examination. So today again we are in lecture 2 of that series which I have started, that is important questions for board examination, that is NCERT question. And today we have taken the first question, and the first question is from our 5th chapter, that is arithmetic progression. I took this question because in previous videos I have told that the question from NCERT examples, those questions also comes in our board examination, and this is the proof that the exact question came in 2019 and this is from NCERT example. So let's start to solve the question. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 डिजिट वाले कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। तो हमारा जो पहला जो 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या है, 10 तो है नहीं, 11 भी है नहीं, तो 12 है। तो 12 हमारा पहला ऐसा 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 12। ठीक है, तो पहला जो 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होता है वो है 12, और जो आखिरी है वो है हमारा 99, क्योंकि 100 तो हमारा 3 डिजिट हो जाएगा और उससे कम है 99। तो 99 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 33 टाइम में कट जाता है। तो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होता है वो है 9। सो द लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज व्हाट, 99। ठीक है, तो हमें पहला अंक पता चल गया जो कि 3 से डिविजिबल होता है और जो कि दो डिजिट का है, और वो आखिरी नंबर भी। क्या हम लोग लिख सकते हैं, और चूँकि हमें मतलब पूछा है कि नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस फॉर्म्स एन एपी, क्योंकि अगर 12 अगर फर्स्ट नंबर है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, 15 होगा, उसका फिर नेक्स्ट क्या होगा, 18 होगा, 21 होगा। यही ना 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होता है। अगर 12 पहला है तो 12 का जस्ट बाद क्या होगा, 15 होगा, फिर 15 के बाद जस्ट बाद क्या होगा, 18 होगा। तो इसी तरह करते करते हमारा जो आखिरी जो 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा वो है 99। तो ये तो एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म भी है, और सबसे बड़ा बात कि सबका कॉमन डिफरेंस भी सेम है जो कि ये 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो हमें ए पता चली जाए, ए इज इक्वल टू व्हाट, 2, और हमारा लास्ट टर्म क्या है, एल क्या है, 99 है, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 15 माइनस 12, 3 हमारा कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पे हमें पूछा है अल्टीमेटली, यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ, मतलब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब कितना ऐसा 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला nth टर्म का, और यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा nth टर्म और l मीन्स दोनों सेम होता है, क्योंकि लास्ट टर्म और nth टर्म मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है हमारा 99, a क्या है 12, और n का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हमें n का वैल्यू पूछा गया तो हम n को जो का सो छोड़ देंगे, और d क्या हमारा 3। ठीक है, अब ये 12 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्यों, तब 99 माइनस 12 क्या होगा, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 1 गया तो 8, 87 आएगा, 87 फिर n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब ये 3 इसका इंटू में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2 और 7, तो 3 9 ज़ा 27,
उसके बाद n-1, तो n इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 30, इधर माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 30। तो हमारा 2 डिजिट का नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा वो हमारे पास टोटल 30 नंबर, मतलब हमारे पास टोटल 30 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होगा और वो 2 डिजिट का होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में भी आ चुका है और पहले भी आ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें एग्जाम में। यहाँ पे मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन को हमें चेंज करके पूछ सकता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 या 5, कुछ भी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हालांकि इस बार हमारा जो CBSE का जो सैम्पल पेपर आया है, अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारा AP का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स का है। तो अगर हमारे बोर्ड्स में पेपर अगर उसी टाइप का आता है तो AP से हमारा सिर्फ 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द चैप्टर AP। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि हमें टोटल टर्म्स दिया हुआ कितना, n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 हमारा थर्ड टर्म जो A3 है वो दिया हुआ है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब L और AN इज इक्वल टू व्हाट, 106। ठीक है, देन फाइंड द 29th टर्म। तो ये हमारा इतना हमारे पास डेटा दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि हमारा 29th टर्म क्या होगा। तो इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, A3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, क्योंकि फर्स्ट टर्म इंटू 2 टाइम्स ऑफ D ये A3 के बराबर ही होगा। तो ये हमारा बन जाएगा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब इससे और इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D दिया हुआ है और हमारा nth टर्म दे दिया गया है कि कितना दिया हुआ है 106, और A का वैल्यू हमें पता नहीं है तो A का वैल्यू A रख देंगे, लेकिन हमें n दिया हुआ है, n दिया हुआ कितना 50, तो 50 माइनस 1 49 इंटू D 49D, ये हमारा बन गया दोनों इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम करते हैं सॉल्व, तो चलिए करते हैं सॉल्व। क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या होगा फ्रॉम 1 A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या आया A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो नीचे का सब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस से गया, यहाँ पे 49 माइनस 2D तो क्या होगा 47D माइनस 47D, और ये भी माइनस में तो माइनस में, 6 में से 2 गया तो 4, और 10 में से 1 गया तो 94। तो D का वैल्यू हमारा यहाँ से अल्टीमेटली आ जाएगा 47 2 ज़ा 94, तो D का वैल्यू हमारा आ गया 2। हमारे पास D का वैल्यू आ गया D। अब इस D का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या तो 1 या तो 2 में, तो हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में D का वैल्यू, तो A प्लस 2 2 ज़ा 4, 2D है ना, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तब D का वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12। अब A इज इक्वल टू ये 4 प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ये हमारा A का भी वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द 29th टर्म, कि मतलब हमें n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, और A का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला 8, और D का वैल्यू हमें पता है कितना है 2। तो क्या हम 29th टर्म का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे A29 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला nth टर्म वाला A प्लस n-1 इंटू D। A का वैल्यू क्या है 8, n का वैल्यू क्या है 29 माइनस 1 तो 28 इंटू D क्या है हमारा 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1
5 56, तो A29 इज इक्वल टू A29 इज इक्वल टू 56 प्लस 8, 50 प्लस 4 60, 64, तो हमारा 64 आ गया आंसर। हमारा जो 29 टर्म है वो है 64। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, कहीं पे दे दिया जाएगा कि एन AP कंटेंट 40 टर्म्स 12 टर्म्स कोई भी टर्म्स दे दिया जाएगा, और वहाँ पे या तो बोल दिया जाए कि 4th टर्म इज़ 15, कुछ भी इस टाइप का दे दिया रहेगा, और आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो प्लीज़ एक बार इसे आप देख लें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरह का सैम्पल पेपर देखें तो वहाँ पे सिर्फ AP का एक क्वेश्चन आया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी का टाइम वेस्ट करूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व करूँ। ये सब क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद से कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा, और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है और आप सभी के पास टाइम कम है। तो इसीलिए मैं वही सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर लें। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन जो कि ट्रायंगल चैप्टर से है। तो किसी ने मुझे ट्रायंगल चैप्टर का भी वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं पूरा चैप्टर का तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं ज़रूर सॉल्व करवा दूँगा जिसके बोर्ड्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इसे आप देख लें। तो क्वेश्चन में क्या है, हाँ, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा टफ है। तो आप इस पर ज़्यादा प्रेशर ना दें। अगर आपका बाकी चैप्टर अगर स्ट्रांग है तभी आप इस चैप्टर पे थोड़ा दिमाग लगाएं, वरना इस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपका बाकी चैप्टर नहीं हुआ है। तो अगर आपका बाकी चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है तभी आप इस चैप्टर पर जाएं, ओके। और अगर आपको इस चैप्टर पर जाना ही है तो आप जो बेसिक जो दो गो जो थ्योरम है, एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रूविंग और एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम का प्रूविंग, ये दोनों आप एक बार अच्छा से देख लें, मतलब उसको याद कर लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि कभी मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ जो कि सिर्फ वो दो ही प्रूविंग के लिए हो, ताकि आपको आसानी हो। और इस ट्रायंगल चैप्टर के लिए उतना जान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन आता भी है तो वो ईजी आएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा। इन द गिवन फिगर DE इज़ पैरेलल, मतलब DE इज़ पैरेलल टू AC, ठीक है, और DF इज़ पैरेलल टू AE। प्रूफ दैट BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। तो क्वेश्चन में हमें दो चीज़ दिया गया है कि एक DE इज़ पैरेलल टू AC है और एक DF इज़ पैरेलल टू AE है। तो यहाँ पे ये पैरेलल चीज़ दिया हुआ है, तो इससे हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं BPT थ्योरम से सॉल्व होगा या तो फिर थेल्स थ्योरम, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे थेल्स थ्योरम का कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो चलिए हम ये ट्रायंगल को लेते हैं पहले। ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, प्रूविंग के क्वेश्चन करने से पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन, कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि DE इज़ पैरेलल टू AC दिया हुआ है एंड DF इज़ पैरेलल टू AE। बस क्वेश्चन में हमें बस यही दो चीज़ दिया गया। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव, कि हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारे दिमाग में आता है कि प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABE लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABE वी हैव, क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो बस उसी को हम लोग यहाँ पे लिखना है फिर से एक बार। इन ट्रायंगल ABE
वी हैव DF is parallel to AE. So by BPT थ्योरम या फिर थेस थ्योरम भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, BPT थ्योरम हमें ये बोलता है कि एक ट्रायंगल में अगर एक साइड का और अगर बीच में हम दो साइड्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाएं और अगर वो दोनों पैरेलल हो तब उसके साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ठीक है, तो बाय BPT थ्योरम BF बाय FE इज इक्वल टू BD बाय DA या फिर AD। ये हमने लिख लिया इस ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसी तरह इन ट्रायंगल। अभी हमने ट्रायंगल ABE लिया, अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है AC के। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC वी हैव DE पैरेलल टू AC। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या आता है, जैसे हमारा यहाँ पे 2 को रेशियो आया उसी तरह हमारा यहाँ भी रेशियो आएगा। अब क्या आएगा, यहाँ पे हमारा BE बाय EC इज इक्वल टू BD बाय AD। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, तब अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि इक्वेशन 1 और 2 में एक चीज़ है कॉमन, जो कि ये BD बाई AD कॉमन है और यहाँ पे BD बाई AD कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ सेम है तो इसका बराबर अगर ये है और इसका बराबर ये है और ये दोनों सेम है तब इसका बराबर तो ये भी तो होगा। कैसे, अगर BD बाई AD के बराबर BF बाई FE है, ठीक है, और यहाँ पे BD बाई AD के बराबर BE बाई EC है और ये दोनों सेम है, मान लीजिए कि ये 5 है। ठीक है, तो 5 के बराबर अगर ये 5 है और यहाँ भी अगर 5 के बराबर 5 है तो क्या ये और ये सेम नहीं होगा? एकदम सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका बराबर ये है और इसका बराबर ये है, और ये दोनों सेम है तो ये दोनों बराबर भी सेम होगा। तो उसी को हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाई EC। बस यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था, यही तो प्रूव करना था, BF बाई FE और BE बाई EC। तो लास्ट में सभी का फेवरेट जो हम सबको लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूफ। देखा ना ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल का वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी सब देख लें, मतलब आपको फिगर और क्वेश्चन देख के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें यहाँ पे कौन सा थ्योरम या फिर कौन सा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या फिर कौन सा थ्योरम हमें यूज़ करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ज्योमेट्री का तो यही रूल है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के और फिगर को देख के अगर आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा कि हमें यहाँ पे करना क्या है, तो आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक बात कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीके से किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन और ये भी हमारे ट्रायंगल के चैप्टर से है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, चलिए देखते हैं। बोला है इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर है, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC मतलब ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OBA मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और क्या दिया हुआ है, एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल CDO क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, एंगल DOC मतलब कि ये वाला। और क्या फाइंड करना है, एंगल DCO
एंगल डी सी ओ, मतलब ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे दिया, पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो फिगर में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल में ये है, ठीक है। और ये दोनों लाइन बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ में, और यहाँ पे एंगल हमारा एंगल सी ओ बी दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन में, कोई भी एक लाइन में ये जो एंगल बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री तो बनता है। ये बात आप सभी को तो मालूम होगा ही, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा है। और नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि कोई भी एक लाइन में अगर एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड में जाऊँ तो टोटल बनाता है 180 डिग्री। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमारा एंगल सी ओ बी दे दिया 125, तो क्या यहाँ पे हम 180 से अगर 125 माइनस कर दें तो ये क्या, ये एंगल नहीं आ जाएगा। सो एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप इस साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सी ओ बी क्या दिया हुआ, 125 दिया हुआ, 125 डिग्री, और एंगल सी ओ डी है मुझे पता नहीं, सी ओ डी। तब एंगल सी ओ डी क्या होगा, 180 माइनस 125 तो क्या होगा, 10 माइनस 5 तो 5, 7 माइनस 2 तो 5, 55 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल सी ओ डी, ठीक है। एंगल सी ओ डी आ गया हमारा 55। तो ये जो चीज़ था सी ओ डी, मतलब ये डी ओ सी, ये हमने निकाल लिया। अब बारी है इसका एंगल डी सी ओ का, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ओ सी, ये ट्रायंगल डी ओ सी में एंगल क्या होगा, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ डी सी क्या है, ओ डी सी कितना है, 70 डिग्री है। और क्या है, डी सी ओ क्या है, डी सी ओ क्या है हमारा, हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। और एंगल सी ओ डी क्या है, सी ओ डी कितना है, 55 डिग्री। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 55 कितना होगा, 70 प्लस 30 100 प्लस 125 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू वॉट, 10 माइनस 5 तो 5, 7 माइनस 2 तो 5, तो ये भी हमारा 55 डिग्री ही आएगा। मतलब एंगल डी सी ओ मतलब डी सी ओ भी हमारा 55 डिग्री होगा। ये भी हमारा 55 है और ये भी हमारा 55 डिग्री है, मतलब हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब ये जो बचता है हमारा जो आखिरी एंगल, जो कि मतलब पूछा एंगल ओ ए बी, तो ये क्या होगा, सिंपल है अभी, सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल के बीच में है, तो अगर 55 है तो ये भी तो 55 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लास्ट में एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 55 डिग्री बाय, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस यही था इस क्वेश्चन में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये भी एक बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो डरने वाली बात नहीं है, बोर्ड में इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो उतना डरने का नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहो और प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स। So let's go to the next question.
And this might be our last question for today, because I don't have Wi-Fi and I'm not able to upload big videos, long videos. So that's why I make short videos about 20 to 30 minutes. So that's why this may be my last video, sorry, not last video, last question. That is question number 5. तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, और ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। तो आपको सब पता है ये हमारा ग्राफ होता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। और ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है हमारा -x होता है और इस ओरिजिन के डाउन साइड में हमारा -y होता है। तो क्वेश्चन बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस में हमें पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस मतलब ये इसी लाइन में होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स का कोई वैल्यू दिया हुआ है लेकिन वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये, मतलब और हमें 2 पॉइंट दे दिया गया है जो कि मान लीजिए कि वो हमारा एक्स एक्सिस में मान लीजिए कहीं पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इसका दूरी भी सेम रहेगा और यहाँ से इसका दूरी भी सेम रहेगा। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, लेट द पॉइंट पी बी हमें एक्स एक्सिस में है तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, और इसे भी हम कोई नाम दे दें, चलिए a नाम देते हैं इसको, a 2,-5 और एक b में क्या दे दें -2,9। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू PB है। मतलब ये जो A और B जो पॉइंट है वो P के इक्वी डिस्टेंस है। मतलब ये समवेयर पॉइंट कहीं आपका यहाँ पे है और ये पॉइंट समवेयर आपका यहाँ पे है। तो जितना दूरी यहाँ से होगा उतना दूरी आपका यहाँ से भी होगा, यही क्वेश्चन में बोला गया। तो ये पॉइंट कहाँ है, हमें यही फाइंड करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब जिनको डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता है वो क्या है, वो आप बुक से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने वाला नहीं हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो होता है ये √ होता है √a। p हमारा x, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √। अब देखना है हमें PB का, तो x माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे स्क्वायर करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो जब हम इसको स्क्वायर करते हैं रूट को तो वो रूट हट जाता है। तो सिंपली मान लीजिए कि अब ये रूट नहीं है। ठीक है, तो क्या बार है, सिंपल x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, x² + 4 -2 2 × 4 मतलब 4x प्लस ये 5 + 0 तो क्या 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 = 25। ठीक है, अब ये x² + 2 का x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है x² + 4 + 2 2 × 4 4x। ठीक है, अब यहाँ पे 0 - 9 है तो -9 होगा और -9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अब ये x² इधर आएगा तो x² कट जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से 4 भी कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 4 कट जाएगा। ठीक है, अब ये -4x बचा -4x
प्लस 25 बचा और यहाँ पे बचा प्लस 4x प्लस 81। अब ये माइनस 4x इधर जाएगा तो बन जाएगा कितना, प्लस 4x। तो 4x प्लस 4x 8x। अब ये 25 इधर है, अब ये 81 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस में। तो 81 माइनस 25, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब माइनस 56। तो x का वैल्यू क्या होगा, 50 माइनस 56 बाई 8। तो x इज इक्वल टू -7। यही हमारा x का वैल्यू, x क्या है, -7। 56, ठीक है। तो हमें ये जो हमारा पॉइंट P था, ये जो हमारा पॉइंट P था, जहाँ पे P जो पॉइंट हमारा क्या था, P, x -0 था, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, लेकिन जो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -7, 0। तो यही हमारा वो पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट। यही हमारा वो पॉइंट है जो कि x एक्सिस में है, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बराबर में है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई भी कमी दिखती है तो आप प्लीज़ हम मुझे बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें, और डरने वाली कोई बात नहीं है, और हमसे पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।